तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 23 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रश्नों को। आज जो प्रश्न हमें भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न आज भेजे हैं राजकुमारी प्रजापति और आस्था पाठक जी ने। इन लोगों को बहुत सारे प्रश्न याद थे। हम तो मतलब धन्य मानते हैं कि इतने प्रश्न कैसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएँगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है और टॉप 5 स्कोरर हमें कौन-कौन से मिले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे प्रश्नों के, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको अच्छे से जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो नेपाली में सागरमाथा कही जाने जाने वाली चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर बताई। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया। इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखना है। कई बार इसकी ऊंचाई पूछी गई है 8848। इसके अलावा इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया, तो सागर माथा कहा जाता है। आपके पटवारी के एग्जाम में आगे यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। अगला प्रश्न है, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? यानी कि वो मध्य प्रदेश के भूगोल को टच कर रहा है। आज सुबह ही प्रश्न आया था और यहाँ भी प्रश्न आया है। 2 से 3 प्रश्न आज एमपी जीके के पूछे गए हैं। देखिए, सही आंसर है 8, यानी कि कुल 8 जिलों को जो है वो जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। आइए देखते हैं कौन-कौन से हैं जिले। देखिए, इसमें 8 जिले कौन-कौन से हैं? जबलपुर है, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ये 8 जिले हैं जो जबलपुर संभाग के अंदर आते हैं। अब अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपको क्या करना है, जितने भी अपने संभाग हैं उन सभी संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं या फिर कितने कितने जिले हैं, कम से कम इतना तो आपको याद करके जाना ही जाना है, ठीक है ना? तो ये आप इसको कंप्लीट करके जाना अगर आगे की शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? सही आंसर है अमेरिका की। और भाई ये वीडियो देख करके जाना, एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें कि विश्व की प्रमुख लेडीज़ ऐसे करके हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है ना? चर्चा में रही कुछ प्रमुख महिलाएँ, ऐसी एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना क्योंकि वहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है? तो ये सही आंसर इसका है, अमेरिका की महिला है और ये हमने कंप्लीट कराया हुआ है, जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केतांजी ब्राउन जैक्सन को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अमेरिका इतिहास की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में इनको जो है नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है, कहाँ की हैं ये? तो यूएसए की हैं, ठीक है? इसके अलावा आप एक काम ये करना, कुछ मत देखो आप, 15 मार्च से अब तक के नाम से हमने जो है एक वीडियो बनाई है, 15 मार्च टिल नाउ साइंस एंड जीके की। तो वो वीडियो देख कर के जाना। इस वीडियो के लास्ट में आपको इसी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये केंताजी ब्राउन जैक्सन वाला और एमपी के बहुत सारे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं, वो उसी एक वीडियो में हमने कंपाइल किया है, ठीक है ना? तो वो वीडियो जरूर देख जाना या फिर आप सर्च कर लेना 15 मार्च बाई सक्सेस जंक्शन, तो सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसमें जीके और साइंस वाली वीडियो होगी, इसके अलावा कंप्यूटर वाली वीडियो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो देख जाना, उसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी उसी वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है। सही आंसर है 5 नवंबर 1982 को। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। तो 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गई थी। कितनी राशि उस समय थी जब इसको स्थापित किया गया था? तो 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी से स्थापित इस बैंक की कुल चुकता पूंजी 31 मार्च 2021 को 15,080 करोड़ रुपए हो गई है, जिसकी शुरुआत की गई थी मात्र 100 करोड़ रुपए से, ठीक है? चलिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 1945 में लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को ये आपका यूएन में स्थापित हुआ था, इसलिए जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित इसके हस्ताक्षरकर्ताओं की बहुमत द्वारा इस संस्थापक दस्तावेज के अनुसमर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया था। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई ये कब बना था? तो 1945 में बना था और इसी दिन जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, बस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? प्रश्न पूछा गया था अकबर का बेटा कौन था? तो सही आंसर है जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा था। यानी कि मुगल काल से प्रश्न बन रहे हैं, तो चलिए एक बार आपको पूरा रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, उसके बाद में बहादुर शाह और अंतिम कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि जफर नाम से अपनी कविताएं लिखता था। वो अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है? 1857 में इनको बर्मा रंगून भेज दिया गया था।
चलिए, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था वो किसने? बाबर ने किया था। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कलंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वापस लौट कर गया था तो बहुत सारे इसने धन की वर्षा की थी काबुल में, ठीक है? इसकी जो वो है क्या कहते हैं, इसका मकबरा जो है वो भी काबुल में ही स्थित है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं? तो कुल 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। आइए देखते हैं कौन-कौन से जिले हैं। तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और मुरैना। ये ऐसे जिले हैं जो कि आपके मतलब कि राजस्थान को टच करते हैं। तो भई मध्य प्रदेश का जो भूगोल है ना, कोई किससे सीमा लग रही है, कौन-सा बड़ा आपका वो आपका वो है क्या संभाग है, कौन-सा बड़ा जिला है, कौन-सा छोटा जिला है, ये आपको करके जाना है अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको पढ़ कर के जानी है। लगातार प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे वो 15 मार्च से अब तक वाली वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना बस 15 मार्च बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उस वीडियो में ये सारे प्रश्न रिपीट हुए, जितने प्रश्न हैं ना, वो सब उसमें हमने कंप्लीट कराए हैं। देखिए, अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। आइए देखते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, तो सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रहा करती थी। राजधानी नाम याद रखना, प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहन वंश की राजधानी रहा करती थी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कौन सी? प्रतिष्ठान। ये भी आपको याद रखना है। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मध्यकालीन की बात करते हैं मतलब कि उससे तो मौर्य वंश और आपका चालुक्य वंश, इन सब से मात्र जो राजा जिनने स्थापना की है, उनके ही प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिले हैं, ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा गया था, ठीक है ना? और बाकी मतलब ये अशोक महान वगैरह तो इतना थोड़ा बहुत आपको पढ़ कर के जाना, ज़्यादा डीपली आपको नहीं घुसना है इतिहास में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। कई बार हमने इसको प्रश्न को कराया है। अभी परसों जो हमने वीडियो बनाई साइंस वाली, इसमें भी इस प्रश्न को कराया है। प्रमुख रासायनिक सूत्र कौन-कौन से होते हैं, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जितने भी रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है ना? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या फिर धोने का सोडा कहा जाता है, ठीक है? यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय स्रोत क्या होता है? जलीय जो घोल होता है वो क्षारीय होता है। हमने आपको याद भी कराया था, उस वीडियो में बताया था कि कैसे याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है और सोडियम कार्बोनेट क्या है। जिसमें भी बाई लग रहा है तो बाई को हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए रखते हैं ना। जब हम कहीं बाहर तैयारी करते हैं, बहुत से लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, तो उनके घर पे क्या है, बाई खाना बनाने आती है। तो खाना बनाने आती है यानी कि खाने का सोडा। जिसमें भी बाई लगे सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने का सोडा हो जाएगा, और जिसमें बाई नहीं है वो धावन सोडा या फिर धोने का सोडा हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप देख करके जाना, जो आपकी साइंस वाली वीडियो हमने बनाई परसों ही बनाई है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। सही आंसर है, आग से बचाव करने के लिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। जब ये लाल फास्फोरस वाला प्रश्न आया था तो हमने आपको इसको कराया था, ठीक है? देखिए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क के माध्यम से आग पकड़ने से बच सके। क्या होता है, वायुमंडलीय जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है, ठीक है ना? फास्फोरस वह तत्व है जिसका शाब्दिक अर्थ है मैं प्रकाश ले जाता हूँ। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है। ये परमाणु संख्या वाले बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। अभी आपको दिखाऊँगा कि एक और तत्व की परमाणु संख्या आपकी पूछी गई है आवर्त सारणी से ही, ठीक है ना? तो वो भी आपको करके जाना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है मेंटल कहते हैं, पृथ्वी के भूपर पट्टी के नीचे वाली परत को। देखिए, तो देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 परतें हैं जो पृथ्वी का निर्माण करती हैं। पृथ्वी की यह परत सतह पर है, कौन-सी? भूप्रपट्टी जो है वो सतह पर है, ठीक है ना? और मुख्य रूप से ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ठोस चट्टानों से बनी होती है। कौन-सी? जो सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं, ठीक है? महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट 2 अलग-अलग प्रकार हैं। उस सबसे पहले ऊपर आती है भूप्रपट्टी, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट, मतलब कि फिर उसके बीच में जो है कोर आती है, ठीक है ना? सबसे ऊपर भूप्रपट्टी से क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इस तरह से आपकी पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हो, ठीक है ना? देखिए, हम इसीलिए इतनी स्पीड में बोलते हैं, जल्दी-जल्दी बोलते हैं कि कम समय का यूज़ हो सके, है ना? जल्दी-जल्दी इसीलिए बोलते हैं। आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी जल्दी-जल्दी हम खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, रक्त के थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के थक्का जमने की क्रिया को रक्त स्कंदन कहा जाता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रक्त स्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था में अर्ध ठोस की अवस्था में चला जाता है। द्रव अवस्था से क्या होता है, वो अर्ध ठोस अवस्था में चला जाता है और एक जमावड़ा या फिर थक्का बना लेता है। यह रक्त स्तंभन के लिए आवश्यक है जिसमें घाव लगी हुई किसी रक्त वाहिका से खून का बहाव रोका जाता है। क्या होता है, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई है ना, ऐसे
यहाँ पर आपको चोट लग गई और यहाँ से आपका रक्त बह रहा है, तो ये रक्त क्या करेगा, यहाँ पर रक्त स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर एक थक्का बना लेगा और ये रक्त ऐसे बहता रहेगा, यहाँ से आपका रक्त निकलना बंद हो जाएगा। इसी को रक्त स्कंदन कहते हैं, रक्त का थक्का जमाना कहते हैं। विटामिन के इसमें अपना प्रमुख योगदान देता है, ठीक है। बाकी बता दें भाई आपको, एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी की क्लास 25 या फिर 26 तारीख से शुरू हो जाएंगी। बेहतरीन तैयारी हर सब्जेक्ट की हम आपको कराने वाले हैं। सुबह हम उसका क्या करें, सुबह एक टॉपिक कवर कराएंगे और शाम को लगभग 50 प्रश्न लेकर के आएंगे। 10 हिंदी से, 10 जीएस से, 10 करंट अफेयर के, 10 इंग्लिश के, ऐसे कुल 50 प्रश्न शाम को हम करा दिया करेंगे डिटेल में जानकारी के साथ में, क्योंकि अपने पास में पटवारी के सारे प्रश्न पटवारी के आ गए हैं, इनको भी उसमें जो है ऐड कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी अपनी जो है एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर जिसे हम संवेग कहते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय, तो मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय हमने जो है अपने एक वीडियो बनाई है, आपको पता है इकोनॉमिक्स वाली ना, उसमें हमने बताया भाई मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई को कैसे कम करेंगे, क्या बढ़ाएंगे कि महंगाई कम हो जाएगी, तो वो हमने इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में कंप्लीट करा है। 2 वीडियो इकोनॉमिक्स से बनाई हैं, भर भर के प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं। वो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ पर बेस रेट, बैंक रेट, सीआरआर, आरबीआई, ठीक है ना, मुद्रास्फीति क्या होती है, कैसे कम करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि अगर छोटा सा बच्चा भी समझेगा ना, वो भी उस को समझ सकता है, फिर कभी नहीं भूलेगा। ऐसी सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया है, तो जरूर देख करके जाना इकोनॉमिक्स वाली दोनों वीडियो, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नहीं पता चल पाया ना, ऑप्शन में क्या दिया था मुद्रास्फीति को कम करने के कौन कौन से उपाय होते हैं। सीआरआर होता है, सीआर बढ़ाएंगे, बेस रेट कम करेंगे, बैंक रेट बढ़ाएंगे, प्रसन्नता कम करेंगे, तो वो सब हमने वहाँ पर क्लियर कराया, वो देख लेना आप। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई थी, कब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा था, तो 19 नवंबर 2015 को यह घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। देखिए, 26 नवंबर को देश ने संविधान को स्वीकार किया था, जिसके चलते सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक फैसला लिया कि 26 नवंबर को देश का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा मंत्रालय था, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को कहा था कि भाई देखो ऐसा है, 26 नवंबर से अपने यहाँ जो है संविधान दिवस मनाया जाएगा हर साल, ठीक है। जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य कौन सा, ये पूछा गया था, तो राउफ जो है, राउफ, ये जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य होता है। चलिए कुछ और जानकारी, तो राउफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो राउफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल भी कहा जाता है। ये डमहल नाम जो है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है कि राउफ का दूसरा नाम क्या है, तो राउफ का दूसरा नाम है डमहल, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखो एक बार आपको बता दूं, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, आपको पसंद आ रही कि नहीं। 15 मार्च से अब तक लगातार एग्जाम का एनालिसिस कराया। जो लोग हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं उनको बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत सारे कमेंट भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे, कितना फ़ायदा मिला है पुरानी वीडियो को देख करके। कोई भी नया टॉपिक अगर आता था ना, तो हम तुरंत उस नए टॉपिक पर एक वीडियो बना देते थे। जैसे आपका जो है, आपका सूत्र वगैरह पूछे जाने लगे आपके, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इनको मिला करके एक वीडियो हमने बना दिया, ठीक है ना। पीक्यूआरएस उस टाइम पे किसी ने नहीं बनाया था, पीक्यूआरएस जब नया नया आने लगा, तो पीक्यूआरएस के ऊपर 2 वीडियो हमने बना दिए ट्रिक वाले, तो उससे आराम से पीक्यूआरएस आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे वीडियो आपको मिलते जाएँ, आपको देख करके जाना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला है देखिए, इनमें से कौन सा घटक यूरिन में मौजूद नहीं होता है। यूरिन में कौन कौन से घटक होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यूरिन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो मानव मूत्र में पानी सर्वाधिक, लगभग 95 से 96% पानी पाया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, फास्फेट, सल्फेट, लवण आदि से बना होता है। जो लेकिन मूत्र का मुख्य घटक क्या होता है, तो मुख्य घटक आपका पानी होता है, ये आपको याद रखना है। ये घटक कोई ऑप्शन दिया रहा होगा, इनमें से देखो 3 ऑप्शन ये दिए रहे होंगे, एक इनसे अलग दिया रहा होगा, तो जो इनसे अलग है वही आपका आंसर होगा। बाकी मूत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, वो ये सारे घटक हैं जो पाए जाते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगर शेर हिरण को खाता है तो शेर जो है वो कैसा उपभोक्ता है, तो सही आंसर की बात करते हैं तो शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, ठीक है। ये हमने आपको समझाया था, ये जो खाद्य श्रृंखला है, पूरी खाद्य श्रृंखला हमने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियोस में। देखिए, तो सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें उन्हें जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता या फिर शीर्ष श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कि बाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर, भालू इत्यादि। कैसे, देखिए जैसे घास होती है, ठीक है, घास सबसे पहली वाली होती है प्रथम श्रेणी की। घास को कौन खाता है, तो घास को खाता है हिरण, ठीक है। हिरण को कौन खा लिया, हिरण को खा लिया शेर, तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय को उपभोक्ता हो गया, और शेर कौन सा हो गया, तृतीय को उपभोक्ता हो गया, ठीक है ना। तो यही क्रम आगे चलता रहता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि मतलब कि जैसे दूसरी श्रेणी पर जाते हैं तो मात्र 10% ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता है। ये 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण अगली श्रेणी में होता है, तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगली श्रेणी में होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी अयोध्या सिंह हरिओद की रचना है, तो देखिए अयोध्या सिंह हरिओद की सारी रचनाएं हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं।
देखिए, एक-एक वीडियो बनाई है हमने, रचनाओं के ऊपर प्रश्न पूछा जाने लगा तो सभी जितने भी अपने मध्य प्रदेश के अलावा जो भी अपने भारत के जो भी कवि हैं उनके ऊपर एक वीडियो हमने बना दी थी। सर्च कर लेना प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएँ बाय सक्सेस जंक्शन, आपको मिल जाएगा, वो पढ़ करके आपको जाना है, ये सब वहाँ पर क्लियर कराया है। देखिए, अयोध्या सिंह हरिऔध की है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेमांबु प्रवाह, चौके चौपदे, चुभते चौपदे, बाल विभन, बाल विवाह, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश, ये सारी रचनाएँ जो हैं अयोध्या सिंह हरिऔध की हैं। सुबह जो है सुमित्रा नंदन पंत की पूछी गई थी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह हरिऔध और कौन से बच्चन साहब, इन सब की रचना एक साथ में हमने कवर करा दी उस वीडियो में, वो भी आपको देख कर के जाना, ठीक है ना? ये बाकी भी जो रचना है ये उन्हीं की हैं, किसकी? अयोध्या प्रसाद हरिऔध की, ठीक है? एल्यूमीनियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर 13 जो है वो एल्यूमीनियम में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एल्यूमीनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक आपका Al होता है, Al इसका प्रतीक है, परमाणु संख्या इसकी 13 होती है। एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 26.98 जो है वो एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी। हिंदी में देखिए, तो सा, सा, हा ये कैसे वर्ण हैं? बताइए, सा, सा, हा ये कैसे वर्ण है ये आपको बताना है, उसमें संघर्षीय शायद, ये आप देख लेना। तत्पुरुष समास का उदाहरण देकर के पूछा था, कौन सा समास है? लोकोक्ति मुहावरे से प्रश्न आया था। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम पूछे गए थे, तत्सम तद्भव के 3 प्रश्न थे। तत्सम तद्भव के ऊपर और वाच्य, इन दोनों को मिलाकर के एक वीडियो हमने बना दी है। वाच्य एंड तत्सम तद्भव सर्च कर लेना भाई, वो भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी ट्रिक से हमने बताया कि तत्सम तद्भव कैसे पहचानेंगे और वाच्य को कैसे पहचानेंगे। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न लगातार आ रहे थे उस टाइम पे, आज भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना? वर्तनी के 3 प्रश्न, पर्यायवाची 2, शुद्ध अशुद्ध वाक्य 2 और अन्य कार्तिक शब्द भी 2 से 3 पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको जो है ज़रूर देख कर के जाना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे, वहीं पर हमने तुरंत उसकी ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, ठीक है ना? ऐसा ही हम आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी करने वाले हैं, तो बस अपने दोस्तों को जोड़ते जाइए, दूर-दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, दूर-दूर तक आप पहुँचाएँगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? चलिए बात कंप्यूटर की कर लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस का चित्र दिया हुआ था, एक चित्र दिया हुआ था, उसमें इनपुट डिवाइस का एक चित्र था। फिर पूछा था कि भाई ये कौन-सा डिवाइस है, इसका नाम क्या है? ये पूछा गया था वहाँ पर, ठीक है। राइट साइड से अक्षर को डिलीट करने के लिए कौन-सी की दबाएँगे? ये पूछा गया था। F-V दबाने पर एमएस एक्सेल में क्या होता है? ये प्रश्न आपका गलत था। कुछ गलत प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये अलग-अलग पूछना चाहिए था कि भाई अ, F दबाने पर क्या होगा या फिर V दबाने पर क्या होता है, पेस्ट होता क्या होता है? लेकिन यहाँ पर दोनों को मिला कर के प्रश्न पूछ दिया था, तो ये प्रश्न आपका गलत था, ठीक है ना? एमएस एक्सेल से प्रश्न था, DBMS से प्रश्न पूछा गया था, कीबोर्ड से प्रश्न था, आउटपुट इनपुट डिवाइस से प्रश्न था, विंडो से प्रश्न था और ओएसआई लेयर से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए, a + b = 5, a × b = 3, तो AQ - BQ का जो है पूछा गया था, AQ + BQ था। AQ + BQ क्या होगा, ये पूछा गया था। नंबर सीरीज़ की सबसे ज़्यादा प्रश्न आज आपके देखे गए हैं, तो 3 से 4 प्रश्न नंबर सीरीज़ के पूछे गए हैं। हालाँकि सिंपल थी, स्क्वायर बन रहा था, किसी में क्यूब बन रहा था, सॉल्व कर सकते थे आप। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, डीआई से भी 2 प्रश्न देखने को मिले, जैसे बार ग्राफ की डीआई देखी गई थी। प्रायिकता वाले 2 प्रश्न थे, जिसमें कि पासे में जो है 3 का गुणनखंड होने की प्रायिकता, 2 पासे ऐसे उड़ाए जा रहे थे और 2 पासों में 3 का गुणनखंड होने की प्रायिकता पूछी गई थी, ठीक है। सीआईएसआई के 3 से 4 प्रश्न, बॉड मास के 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न, एलिगेशन का 1 प्रश्न, मेंसुरेशन से भी 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं, औसत के भी प्रश्न और पाई चार्ट के भी प्रश्न आज देखने को मिले हैं। चलिए भाई, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट सुबह भी आई थी, एक तो लाइनर और एक सर्कल, और इस टाइम भी आपकी 2 देखी गई है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न हैं, ऑर्डर रैंकिंग के 2 प्रश्न देखे गए हैं, डायरेक्शन के 2 प्रश्न, साइलॉग के 2 प्रश्न, मिसिंग नंबर के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष 2, ब्लड रिलेशन 2, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग की 1-1 प्रश्न देखा गया है। उसके बाद में भाई नंबर सीरीज का 3 प्रश्न, एनालॉजी से प्रश्न और अगली आकृति क्या होगी, 3 से 4 प्रश्न अगली आकृति के भी देखे गए हैं। तो ये आपको तैयारी करके जानी। सेम ऐसा ही एग्जाम एनालिसिस बिल्कुल डिटेल में हम आपका फॉरेस्ट गार्ड, एमपी टेट, इन सब एग्जाम का हम कराने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को बता देना भाई कि भाई सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कहाँ भटक रहे हो, ठीक है ना। देखिए, प्रबंधन की बात करते हैं, तो प्रबंधन सेम टू सेम वही चल रहा है, मतलब बैंकिंग से 2 से 3 प्रश्न बैंकिंग से पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स अगर आप कर लेते हैं, पूर्णता लोच क्या है और मांगदार लोच क्या है, ये सब मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता संतुष्टि, संगठन, मार्केटिंग से प्रश्न बराबर बन ही रहे हैं, ठीक है ना। कथन जो है वैज्ञानिकों का कथन पूछा रहा है। लॉजिकल 3 से 4 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल आपके मैनेजमेंट से आ रहे हैं, ये भी आप देख लेना। लॉजिकल मैनेजमेंट शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, केस स्टडी, तो हमने बना दी थी वीडियो केस स्टडी बाय सक्सेस जंक्शन, सर्च करना, वहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर भी ट्रिक के द्वारा हमने समझाया है। बात इंग्लिश की करते हैं भाई, पीक्यूआरएस का वेटेज थोड़ा-सा कम हो गया है। इस टाइम सुबह तो 5 से 6 पीक्यूआरएस थे, इस टाइम 4 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं। हालाँकि पीक्यूआरएस की एक वीडियो हमने बनाई, 2 वीडियो बनाई पीक्यूआरएस की। एक तो एडवांस लेवल की और एक सिंपल लेवल की। दोनों वीडियो आपको देख कर के जाना। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना पीक्यूआरएस पटवारी, तो सबसे ऊपर हमारी ही वीडियो देखने को मिलेगी, ट्रेंडिंग में चल रही है वो दोनों वीडियो, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के 5 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, वो भी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पटवारी, तो आपको सबसे ऊपर हमारी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सेम काम यहीं पर नरेशन का भी हो रहा है। इस जो शिफ्ट में है ना, नरेशन के 8 प्रश्न पूछेंगे भाई, बहुत बड़ा मार्जिन है नरेशन का,
8 प्रश्न। तो नरेशन की दोनों वीडियो आपको देख करके जानी है। सर्च करना नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, तो सिंपल लेवल और एडवांस लेवल दोनों वीडियो मिल जाएगी। दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। इस वक्त जो है प्रीपोजिशन के भी 2 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। बात करते हैं आगे ईडीएम्स के लगभग 6 से 7 प्रश्न। ईडीएम्स की वीडियो कल सुबह हमने अपलोड की, आज सुबह अपलोड की है? कल सुबह अपलोड की है ना? मुझे याद नहीं है, शायद मैंने आज सुबह अपलोड की है। ईडीएम्स की अपलोड की है, ट्रिक के द्वारा लगभग 35 से 36 ईडीएम्स को हमने कवर कराया है। और वो ये ऐसी मस्त ट्रिक है ना कि मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी नहीं भूलोगे, अभी नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। उस ट्रिक से हमने आपको लगभग 35-36 ईडीएम्स याद कराए हैं जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? मिस स्पेल्ड के 2 प्रश्न आए हैं और सिमिलरिटी के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए भाई ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ और रीजनिंग को मिला करके लगभग 70 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस और जीके के 40 प्रश्न, इंग्लिश के पूरे 25, मैनेजमेंट के 18, हिंदी के लगभग 30 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं टॉपर की, तो आज जो हमको टॉपर मिले हैं, थोड़ा-सा कम आज हमको मिला है, तो सही बात करते हैं तो 135 मिला था, 132, 122, 120 और 117। कहीं-कहीं पर हमको 140 भी देखने को मिला था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था ना हमको। कन्फर्मेशन जो था वही हमने बताया, ठीक है? ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो आज की कट ऑफ जो है वही 135 प्लस रहने वाला है, क्योंकि आज की सुबह का और शाम का लेवल लगभग-लगभग सेम था, ठीक है? एमपी के प्रश्न आने लगते हैं तो पेपर थोड़ा-सा सरल हो जाता है। एमपी का भूगोल आपको करके जाना है। बाकी आप अपने शिफ्ट के प्रश्न इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। कॉल मत लगाना मेरे भाई, बहुत लोग कॉल लगा देते हैं। कॉल नहीं लगाना, केवल प्रश्नों को सेंड करना है। कॉल लगेगा भी तो उठेगा नहीं, ठीक है? बाकी देखिए अब उनको हम टेस्ट दे देते हैं जिनका कल एग्ज़ाम है। कल आपको क्या करना है, सबसे पहले एबीसीडी के नंबर पूरे के पूरे आपको याद करके जाने हैं। यहाँ से 3 से क्या 5-6 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएँगे एबीसीडी वाले रीजनिंग में। ये आपका अगर एबीसीडी आपको याद रहेगी, इनका क्रम याद रहेगा, तो लगभग आपका 8 से 10 मिनट ये बचा लेंगे। इनको उठा कर के आप मैथ में लगा सकते हैं। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है तो मैथ के लिए टाइम बचा कर के रखना। इसके अलावा मेरे भाई जब प्रश्नों को सॉल्व कर लेना, तो अगर मैथ के कुछ प्रश्न छूट जाएँ तो भाई साहब फँसना नहीं है उसमें, सीधे पीछे चले जाना 200 नंबर पे। क्यों? 200 नंबर पे आपको हिंदी देखने को मिलेगी। 175 से 200 के बीच में हिंदी देखने को मिल रही है। अगर शुरू में नहीं मिल रही है तो सबसे लास्ट में है। बाद में लोग क्या करते हैं, शुरू से भाई साहब अच्छे से सॉल्व करते हुए चलते हैं, लास्ट तक पहुँचते हैं, मुश्किल से उनके पास टाइम बचता है 10 मिनट का और पूरी हिंदी सरल आ रही है। पूरा 25 नंबर उनका छूट जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे रो रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको यही करना है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? बाकी ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर फॉलो करके मैसेज करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। कब रिजल्ट आ रहा है, आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना, क्या नहीं करना। कॉल नहीं लगाना, आप यहाँ पर हमको फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? सुबह एक टॉपिक कवर करेंगे, जैसे आज हमने नरेशन कवर किया सुबह, ठीक है? तो शाम को नरेशन के 10 प्रश्न, फिर हिंदी के 10 प्रश्न, 10 प्रश्न आपके रीजनिंग के, 10 मैथ के, 10 जीके के, 10 कंप्यूटर के, 10 साइंस के। इस तरह से लगभग 50 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आएँगे और डिटेल में आपकी तैयारी करवाएँगे। 1 घंटे की क्लास रहा करेगी, मस्त तैयारी आपकी चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना। हाँ, टेलीग्राम बताना भूल गए भाई। भाई टेलीग्राम चैनल है अपना सक्सेस जंक्शन के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अलावा और भी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएँगी, ठीक है ना? और एक चैनल और है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर आपको सारी किताबें मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फॉर्म में। सारी पूरी किताब जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाती है। बहुत सारी नोट्स यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में डली हैं सक्सेस जंक्शन लाइव में। बहुत सारे ऐप्स डले हैं जहाँ से आपकी स्पीड बढ़ सकती है मैथ में, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से चैनल है, सर्च कर लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल के अंदर उसकी लिंक दी गई है, यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आ गया तो मेरा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का कल एग्जाम है।